इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिनिमम इफिशिएंट स्केल, न्यूनतम कुशल पैमाना के संदर्भ में चर्चा करेंगे। यह अवधारणा फर्मों के दीर्घकालीन फलन से संबंधित है। और जब हम दीर्घकालीन फलन की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि इतना समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है। और इस स्थिति में मिनिमम इफिशिएंट स्केल की जो अवधारणा है उसके अंतर्गत ये स्वीकार किया जाता है कि दीर्घकालीन स्थिति है और फर्में उत्पादन के सभी आगतों को एक समान अनुपात में परिवर्तित करने में समर्थ है, सक्षम है। और ऐसा संभव है कि उत्पादन के सारे साधनों को एक अनुपात में बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो इस स्थिति में जैसा कि हम जानते हैं कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन के संदर्भ में भी हम ये पाते हैं कि उत्पादन की प्रारंभिक अवस्थाओं में उत्पादन की औसत लागतें गिरती हैं, अर्थात उत्पादन में बढ़ते हुए प्रतिफल का पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की प्राप्ति होती है। अर्थात यदि हम उत्पादन के सभी साधनों को समान अनुपात में बढ़ाते हैं तो उत्पादन की प्रारंभिक अवस्थाओं में उत्पादन आगतों की तुलना में तीव्र गति से बढ़ता है। अर्थात कुल उत्पादन के बढ़ने की दर वर्धमान होती है, या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि लागतें या औसत लागतें या प्रति इकाई लागतें और सीमांत लागतें ये घटती हुई होती हैं। और एक सीमा के बाद हम जानते हैं कि विविध कारणों से, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, आज भी हम उसका उल्लेख करेंगे कि ये लागतें या दीर्घकालीन औसत लागतें जो हैं ये बढ़ने लगती हैं। और इस तरह से औसत लागत वक्र जो दीर्घकालीन होता है फर्मों का, वो यू आकार का होता है। हम जानते हैं कि अल्पकालीन लागत वक्र भी यू आकार के होते हैं। तो अल्पकालीन वक्रों की जो गहराई है वो थोड़ी ज़्यादा होती है और ये वक्र जो है थोड़ा फैलाव लिए हुए होते हैं, सपाट होते हैं। तो इस तरह से जो दीर्घकालीन औसत लागत का वक्र है वो यू आकार का होगा। और ऐसा उत्पादन में जो पैमाने के प्रतिफल के नियम, प्रारंभिक अवस्थाओं में वर्धमान प्रतिफल और एक सीमा के बाद ह्रासमान प्रतिफल, और दोनों को बीच में समान प्रतिफल कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल प्राप्त होता है। हम ये भी जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। उत्पादन की प्रारंभिक अवस्थाओं में विभिन्न तरह की उत्पादन प्रक्रिया में इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य इकोनॉमी या मितव्ययिताएँ या किफ़ायतें प्राप्त होती हैं। और उनके कारण वो आप सभी जानते हैं, चाहे ऐसा श्रम विभाजन के लाभ के कारण हो, चाहे प्रति इकाई जो फिक्स्ड कास्ट है वो घटती हुई होती है जैसे जैसे उत्पादन का आकार बढ़ता है। और इसी तरह की उत्पादन के बिक्री में, वस्तुओं की या आगतों की खरीदारी में, या बाजारों की या संचार की, ये तमाम सुविधाएं जो हैं ये उत्पादन के स्तर या उत्पादन के पैमाने के बढ़ने के साथ प्राप्त होती हैं फर्मों को। और इस नाते इन मितव्ययिताओं के कारण उनकी लागतें गिरती हैं। एक सीमा के बाद हम जानते हैं कि फर्मों की ये मितव्ययिताएँ समाप्त होने लगती हैं और फर्मों को कई तरह की डिसइकोनॉमीज भी प्राप्त होती हैं। और जिनमें सामान्य तौर पर ये कहा जाता है कि जब उत्पादन का पैमाना बहुत बड़ा हो जाता है, वैसी स्थिति में जो कोऑर्डिनेशन होता है उत्पादन के विभिन्न साधनों के मध्य, वो टूट जाता है और उचित देख रेख जो है वो नहीं कर मिलता। तो ये समन्वय का अभाव जो होता है, मैनेजमेंट में तमाम तरह की दिक्कतें उत्पन्न होती हैं जब उत्पादन का पैमाना बड़ा होता है। और वैसी स्थिति में तमाम तरह की अमितव्ययिताएँ प्राप्त होती हैं और जिनके कारण ये लागतें अंततः बढ़ने लगती हैं। और ये इस तरह हम चित्र में अगर देखें तो ये लिखा, ये बिंदु है, देखिए यू आकार का बिंदु है और इस पर जो है
इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल प्राप्त होगा और जिसमें औसत लागतें गिरेंगी और यहाँ पर हमको बेचाएँ प्राप्त होंगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगी और एक बिंदु के बाद ये डिस इकोनॉमीज में बदल जाती हैं और लागतें बढ़ने लगती हैं। और ये जो ई बिंदु है वो सबसे न्यूनतम बिंदु है और इस बिंदु पर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की प्राप्ति होती है और स्थिर प्रतिफल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये जो जब तक बेटाएँ के कारण उत्पादन की लागतें गिरती जाती हैं और जैसे जैसे लागतें गिरती जाती हैं हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि उत्पादन में कुशलता में वृद्धि होती है। और जब तक ये लागतें गिरती हैं और जब तक न्यूनतम नहीं हो जाती तब तक ये अधिकतम जो कुशलता फर्म को प्राप्त होती है या जिसमें लागत न्यूनतम होती है वो हमें प्राप्त होती हैं। और क्योंकि ई बिंदु के बाद इस कुशलता में कमी होती है, लागतें बढ़ती हैं, औसत लागतें बढ़ती हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि जब तक हम वो क्यू बिंदु तक, हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर उत्पादन दिखाया गया है और वाई अक्ष पर उत्पादन की लागतें या कास्ट दिखाई गई हैं और उत्पादन के स्तर क्यू तक, जब तक क्यू तक उत्पादन नहीं होता उसके पहले तक जब तक हम उत्पादन को बढ़ाते हैं लागतें गिरती जाती हैं और कुशलता जो है वो बढ़ती जाती है। और एक सीमा है और इस सीमा को हम यहाँ क्यू के रूप में देख रहे हैं कि क्यू पर जब उत्पादन का स्तर या पैमाने का स्तर क्यू होगा वैसी स्थिति में फर्म की लागत न्यूनतम होगी और एक तरह से हम कह सकते हैं फर्म की कुशलता अधिकतम होगी। और इस कुशलता को प्राप्त करने के लिए कम से कम इतना उत्पादन, ये न्यूनतम उत्पादन है जिस पर फर्म कुशलतम उत्पादन प्राप्त करती है, ये इफिशियंसी उसकी अधिकतम होती है। तो ये न्यूनतम उत्पादन है जहाँ पर उसकी कुशलता अधिकतम है। और ऐसी स्थिति में ये जो ई बिंदु है इसको हम लोग मिनिमम इफिशिएंट स्केल औसत लागत वक्र पर ये बिंदु है और इस बिंदु से जो ये उत्पादन निर्धारित होता है वो क्यू, इस उत्पादन को हम कहते हैं ये उत्पादन का वो स्तर है या उत्पादन का वो आकार या पैमाना है जिस पर कुशलता फर्म को प्राप्त होती है अधिकतम। और इस नाते इस उत्पादन के स्तर या पैमाने के इस स्तर को या LRAC के इस ई बिंदु को हम लोग मिनिमम इफिशिएंट स्केल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि कई बार ऐसा भी होगा, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि इस ई बिंदु पर जो है वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है और ऐसा हो सकता है कि जैसे ओ से लेके क्यू तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, क्यू से आगे के उत्पादन के एक लंबे फैलाव पर जो है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। और इसी तरह से कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल भी उत्पादन के एक फैलाव पर या एक रेंज पर प्राप्त हो सकता है। और वैसी स्थिति में इस वक्र का आकार इस वक्र की तरह लेगा जिसमें हम देखेंगे औसत लागतें गिरेंगी, ये इनकी जिंग रिटर्न्स टू स्केल है जिसके लाते लागतें गिरती हैं और Q1 से Q2 तक के उत्पादन पर लागतें स्थिर हो जाती हैं। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल पैमाने का स्थिर प्रतिफल नियम लागू होता है जिसपे उत्पादन के Q1 से लेकर Q2 तक के प्रत्येक स्तर पर जिस अनुपात में हम उत्पादन के आगतों को बढ़ाते हैं उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है और इस नाते हम कहते हैं ये स्थिर प्रतिफल की प्राप्ति होगी। और ऐसी स्थिति में जो मिनिमम इफिशिएंट स्केल का जो रेंज है या जो फैलाव है या जो उसका विस्तार या परिसर है वो E1 से लेकर E2 तक होगा। और इस प्रकार से ये पूरे रेंज पर जो है इस विस्तार पर Q1 से लेकर Q तक तो है वो इफिशिएंट स्केल होगा। कम से कम कहाँ होगा, वो Q1 बिंदु पर होगा। और अगर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एक लंबे उत्पादन के फैलाव पर या पैमाने पर या पैमाने के एक फैलाव पर प्राप्त होता है तो इस पूरे फैलाव पर ये प्राप्त होगा। अर्थात मिनिमम जो उत्पादन है वो Q1 है जिस पर कुशलता अधिकतम है और इसके आगे के उत्पादन के स्तरों पर भी कुशलता का वही स्तर प्राप्त है जो Q1 पर है। तो ये न्यूनतम है और ये कुशल पूरे रेंज पर है और इस तरह से ये इस पूरे फैलाव पर उत्पादन के इस स्तर यहाँ E1 से लेकर E2 तक जो है वो इस इफिशिएंट स्केल है फर्म का जिस पर उसकी लागत न्यूनतम है। और इस बिंदु के बाद औसत लागतें जैसा कि हम देख रहे हैं बढ़ रही हैं और यहाँ से उत्पादन की
जो अमितव्ययताएँ हैं वो प्राप्त होगी, जिनके कारण उत्पादन की लागतें बढ़ने लगती हैं। एक चीज़ इस संदर्भ में और हमको ध्यान दे सकते हैं कि जब हम LRAC वक्र पढ़े हैं पीछे, और जब हमने देखा है कि LRC वक्र जो है वो एक तरह से इन्वेलप कर्व होता है जो अल्पकालीन वक्रों को ढकता हुआ होता है, अर्थात सारे फर्म के अल्पकालीन वक्र जो हैं वो उसके भीतर होते हैं, और प्रत्येक अल्पकालीन वक्र जो है LRC का जो न्यूनतम बिंदु है उस बिंदु से जो SRAC या औसत अल्पकालीन औसत लागत वक्र गुजरता है उसका भी वो न्यूनतम बिंदु होता है। और इस तरह से मिनिमम इफिशिएंट स्केल की एक और स्थिति हमको बता सकते हैं, जिस पर हम ये कह सकते हैं कि यह एक ऐसा बिंदु है या उत्पादन का एक ऐसा स्तर है जिस पर दीर्घकालीन औसत लागतें भी न्यूनतम होती हैं और औसत लागतें अल्पकालीन औसत लागतें भी न्यूनतम होती हैं, और औसत लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु भी इसी बिंदु पर होता है। और इस चित्र में हम दोनों वक्रों को देख सकते हैं, ये जो बिंदुवार वक्र है ये अल्पकालीन वक्र है और दूसरा LRAC दीर्घकालीन वक्र, और दोनों वक्रों का ई बिंदु जो है वो न्यूनतम बिंदु है। और इस प्रकार से SRAC जो है LRAC को इसी बिंदु पर ऊपर से स्पर्श करता हुआ निकल जाता है। तो एक तरह से वो इन्वेलप कर्व है दीर्घकालीन वक्र, और उसके ऊपर जो अल्पकालीन वक्र है उत्पादन के इस OQ स्तर पर वो भी न्यूनतम है। तो इस प्रकार से मिनिमम इफिशिएंट स्केल का औसत लागत वक्र या दीर्घकालीन औसत लागत वक्र पर जो बिंदु होता है उस बिंदु पर औसत लागत वक्र भी न्यूनतम होती है, और अल्पकालीन औसत लागत वक्र और दीर्घकालीन औसत लागत वक्र और अल्पकालीन औसत लागत वक्र दोनों न्यूनतम होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम इस फैलाव पर देखने का प्रयास करें, जिस वक्र में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक स्थिर लागत है, इसका मतलब हुआ कि इस बिंदु से इस बिंदु, इस चित्र को यहाँ देखिए, इस बिंदु से इस बिंदु के भीतर जितने भी अल्पकालीन औसत लागत वक्र होंगे वो सब के न्यूनतम बिंदु इस LRAC के E1 से E2 बिंदु पर स्पर्श करेंगे। हमने दो वक्रों को बनाया है जो दोनों के किनारों के वक्र हैं। E1 बिंदु पर जो वक्र SRAC अल्पकालीन वक्र है पहला, और एक अल्पकालीन वक्र दूसरा। तो इस Q1 उत्पादन पर जो अल्पकालीन वक्र है वो भी इसको स्पर्श कर रहा है न्यूनतम बिंदु पर और E1 बिंदु पर, और E1 और E2 के बीच में जितने भी अल्पकालीन वक्र होंगे सबके न्यूनतम बिंदु इस E1 और E2 वाला जो एक तरह से रेखा है उसको स्पर्श करेंगे, और वो स्पर्श बिंदु जो हैं उनके न्यूनतम बिंदु होंगे। तो इस चित्र में हम देख रहे हैं कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का जो न्यूनतम स्तर है E1 से लेकर E2 तक एक समान है, और उस उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर जो अल्पकालीन वक्र होंगे सबके न्यूनतम बिंदु इसी वक्र औसत दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को अपने न्यूनतम बिंदुओं पर स्पर्श करते हुए मिलेंगे। तो ये एक स्थिति है। और एक और दृष्टि से हम देख सकते हैं, इस बिंदु को परिभाषित कर सकते हैं, और वो अगली चित्र में देखे जा सकते हैं। हम जानते हैं कि जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु होता है उसी बिंदु पर दीर्घकालीन सीमांत लागत का वक्र जो है वो स्पर्श उसको काट के नीचे से काटता हुआ ऊपर जाता है। और इस चित्र में अगर हम देखें तो ये LRAC ये दीर्घकालीन औसत लागत का वक्र है, ये दीर्घकालीन सीमांत लागत का वक्र है। ये सीमांत लागत का वक्र और औसत लागत के वक्रों के जो संबंध हैं उसके बारे में हम जानते हैं कि दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर नीचे से काटते हुए ऊपर जाएंगे, और इस E बिंदु पर दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों का वो घटान बिंदु है। और वैसी स्थिति में हम कह सकते हैं क्योंकि E बिंदु पर या E बिंदु जो है वो मिनिमम इफिशिएंट स्केल को प्रदर्शित करने वाला बिंदु है, और जिस पर उत्पादन का स्तर OQ है या उत्पादन का पैमाना OQ है, इस उत्पादन के स्तर पर दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत दोनों बराबर होंगे, और ये इफिशिएंट स्केल का बिंदु होगा।
अब जरा हम देख लें ये इफिशिएंट स्केल जो है उसका अर्थ क्या है। हम जानते हैं कि इफिशिएंट स्केल वो होगा जिस पर उत्पादन की जो मितव्ययिताएं हैं वो उत्पादक या फर्म के लिए अधिकतम होंगी। अधिक से अधिक जितनी उसको मितव्ययिताएं या किफ़ायतें मिल सकती हैं, सुविधाएं उत्पादन की मिल सकती हैं, वो अधिकतम होगी, जिसके कारण उसकी लागत न्यूनतम होगी। और अगर ऐसी स्थिति हो तो हम कह सकते हैं कि फर्म का उत्पादन जो है वो कुशलतम होगा, उसकी कुशलता अधिकतम होगी। और वैसी स्थिति में फर्म अपने दूसरे प्रतियोगी फर्मों से प्रतियोगिता करने में पूर्णतः सक्षम होगी, या हम कह सकते हैं कि सबसे बेहतर स्थिति में होगी, क्योंकि उसकी कुशलता जो अधिकतम है, उसकी लागत उस बिंदु पर न्यूनतम है। और इस स्थिति को हम लोग न्यूनतम कुशल पैमाने के रूप में जानते हैं। तो हम जान रहे हैं कि मिनिमम इफिशिएंट स्केल जो है इसका संबंध दीर्घकाल से है, फर्मों के दीर्घकालीन लागत वक्र से है। और इस स्थिति में फर्मों की जो औसत लागतें हैं वो न्यूनतम होती हैं। फर्मों को जो सुविधाएं मिलती हैं उत्पादन प्रक्रिया में, जो मितव्ययें मिलती हैं, मितव्ययिताएं मिलती हैं, वो अधिकतम होती हैं। और फर्म अपनी दूसरी फर्मों से जो प्रतियोगिता करती हैं बाजार में, उनसे वो प्रतियोगिता करने में सक्षम होती हैं, क्योंकि प्रभावी ढंग से वो प्रतियोगिता कर सकती हैं, क्योंकि उनकी जो स्थिति है वो सबसे एक तरह से बेहतर या ऑप्टिमम है, या उनका उत्पादन का जो कुशलता है, जो उत्पादन की मितव्ययिता है, वो सर्वाधिक है। तो इस रूप में हम देख रहे हैं कि न्यूनतम कुशल पैमाने का संबंध फर्मों के दीर्घकालीन उत्पादन फलन से है, और इस दीर्घकालीन उत्पादन फलन में पैमाने के उस स्तर से है, उत्पादन के उस स्तर से है जिस पर फर्म की लागत, औसत लागत न्यूनतम होती है। और ये कुशलतम या न्यूनतम स्केल जो है वो एक निश्चित उत्पादन का स्तर भी हो सकता है, और उत्पादन के एक फैलाव या एक विस्तार पर भी ये संभव हो सकता है, अगर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल या पैमाने के स्थिर प्रतिफल उत्पादन के एक फैलाव पर, एक रेंज पर प्राप्त होते हैं वैसी स्थिति में। और हमने देखा कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्रों को उनके न्यूनतम बिंदु पर अल्पकालीन लागत वक्र स्पर्श करेंगे, और वो मिनिमम इफिशिएंट स्केल का जो बिंदु है औसत दीर्घकालीन औसत लागत वक्र पर, वो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का भी न्यूनतम बिंदु होगा, और अल्पकालीन औसत लागत वक्र का भी न्यूनतम बिंदु होगा। और इसी बिंदु पर अगर हम दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्रों और दीर्घकालीन औसत लागत वक्रों की तुलना करें तो दोनों लागतें भी इस बिंदु पर बराबर होती हैं, अर्थात LRAC और LRMC दोनों बराबर होंगी। तो इस रूप में हम मिनिमम इफिशिएंट स्केल को समझते हैं, और जहाँ कहीं भी विद्यार्थियों को इसकी आवश्यकता पड़े वहाँ हम इसे देख सकते हैं। सामान्य तौर पर क्योंकि फर्में पूर्ण प्रतियोगिता में इस बिंदु पर उत्पादन करती हैं लागत के न्यूनतम बिंदु पर दीर्घकाल में, इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता के संदर्भ में जो फर्मों की स्थितियां हैं उन स्थितियों में सभी फर्में इस मिनिमम इफिशिएंट स्केल वाली स्थिति में उत्पादन करती हैं, और वैसी स्थिति में उनका जो उत्पादन का वो कुशलता है वो अधिकतम होती है। बाजार की अन्य स्थितियों में क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थितियां नहीं होती हैं, इसलिए कोई आवश्यक नहीं है कि उनका इस जो मिनिमम इफिशिएंट स्केल
की स्थिति है उसी स्थिति में उत्पादन करती हूँ, वो स्थितियाँ इससे अलग भी हो सकती हैं। लेकिन चाहे जो स्थिति हो, चाहे वो एकाधिकार हो, अल्पाधिकार हो, एकाधिकारी प्रतियोगिता की कोई स्थिति हो या पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति कोई हो, जब हम फर्म के मिनिमम इफिशिएंट स्केल की बात करेंगे तो इसका अर्थ ये होता है कि दीर्घकालीन लागत वक्र का जो न्यूनतम बिंदु है उससे संबंधित जो उत्पादन का स्तर है उसे हम मिनिमम इफिशिएंट स्केल के रूप में जानते हैं। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले के वीडियो में हम किसी दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।